जोहार नमस्कार। मैं आज जेटेट 2026 को विशेष प्रिपरेशन को लेकर आया हूँ। छात्र जो है सीटेट जेटेट 2026 का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, वैसे छात्रों के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से ठीक है आगामी जो होने वाली परीक्षा है जेटेट सीटेट उसको विशेष जो है प्रिपरेशन को लेकर आया है। ठीक है, इसलिए मैं आज जो है सीटेट का मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कुछ एनालिसिस करने जा रहा हूँ। इसलिए आप जो है विस्तृत रूप से यदि आपको सीटेट या जेटेट 2026 में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना चाहते हैं दोस्त, हमारे इस चैनल के व्हाट्सएप नंबर जो है आपको जो है ये देखिए, आपको कॉल या व्हाट्सएप नंबर ही है दोस्त। ठीक है, आपको ये नंबर है 7091412657। ठीक है दोस्त, ये नंबर पर आप संपर्क करके आप जो है जेटेट सीटेट का आप फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, और आज मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कुछ एनालिसिस करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आपको 2012 में जो आपको जेटेट की एग्जाम जो हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखिए जेटेट और सीटेट का आपको जो है सिलेबस लगभग आपको सेम ही दोस्त, क्योंकि आपको जो है जो छात्र जो है आपको पेपर 2 एसएसटी के जो छात्र हैं उनके लिए बिल्कुल जो है एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई शक संदेह की दोस्त बात नहीं है। इसलिए मैं आज जो है आपको जेटेट 2012, ठीक है, जेटेट 2012 में जो पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कुछ एनालिसिस करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने में आपको डिस्कस कर लेने के बाद आपको आगामी होने वाली आपको क्वेश्चन का पैटर्न दोस्त समझ में आ जाता है। ठीक है दोस्त, इसीलिए आज मैं 2012 में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको मैं कुछ जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है दोस्त, चलिए आपको जेटेट, ठीक है, आपको यदि सीटेट या जेटेट इसमें से आपको दोनों की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। ठीक है दोस्त, देखिए जेटेट या सीटेट, क्योंकि आपको जब तक आप सीटेट या जेटेट क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप टीचर के आप एलिजिबल लायक नहीं हो पाते हैं, इसलिए आपको सीटेट या जेटेट क्वालिफाई होना जरूरी होता है। जो छात्र अपने राज्य स्तरीय अपने देश स्तरीय टीचर के रूप में योगदान करना चाहते हैं तो उनके लिए सीटेट या जेटेट क्वालिफाई होना बहुत सख्त आवश्यक है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए आज मैं जेटेट 2012 के कुछ क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं दोस्त। ठीक है, जेटेट देखिए, जेटेट 2012 पीवाईक्यू क्वेश्चन का मैं जो है कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है दोस्त, बिल्कुल जो है सावधानी से एकदम पढ़ना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है आपको कि झारखंड के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्त। ठीक है, कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में, झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र, ठीक है दोस्त, झारखंड के किस जिले में, ठीक है, वन क्षेत्र का, झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थान है। इसको आपको इसमें टॉपिक दोस्त देखिए 4 दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, इसमें है आपको प्लान, ए में क्या है दोस्त,
ए में है आपको पलामू, आपको देखिए बी में है आपको धनबाद, ठीक है, बी में क्या है धनबाद, सी में है आपको रांची, सी में क्या है रांची है, एंड डी में आपको हजारीबाग है, डी में क्या है हजारीबाग। ठीक है दोस्त, तो झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थान है? तो आपको देखिए पलामू, या देखिए पलामू भी कुछ वन क्षेत्र है, लेकिन आपको इस पर और विचार करना है, धनबाद, रांची, हजारीबाग। तो देखिए दोस्त झारखंड के, ठीक है, झारखंड के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ठीक है, झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थान है? तो आपको इसमें देखिए पलामू, धनबाद, रांची, हजारीबाग। तो दोस्त इसमें आपको जो है हजारीबाग आ जाएगा, क्योंकि झारखंड के हजारीबाग जिला में जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है आपको पाया जाता है। ठीक है दोस्त, इसलिए आपको जो झारखंड के हजारीबाग जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। तो कौन सा आपको सटीक आंसर हुआ? डी हुआ, हजारीबाग। यानी हजारीबाग एक ऐसे जिला है जहां पर झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन में आपको सही सटीक आपको डी होगा, हजारीबाग होगा दोस्त। ठीक है, आपको देखिए नेक्स्ट है आपको देखिए नेक्स्ट है आपको देखिए नेक्स्ट है दोस्त, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। गांधी जी ने, ठीक है ना, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा, ठीक है, किस वर्ष जो है दांडी यात्रा की? ये क्वेश्चन है आपको, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की? देखिए ए है आपको 1922, बी है आपको 1927, सी है आपको 1930 एंड डी है दोस्त 1932। ठीक है, तो गांधी जी ने आपको, ये एकदम बिल्कुल समान क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की? तो गांधी जी ने है आपको 1922, यानी 1920 से 22 में तो ये असहयोग आंदोलन चलाए थे, तो नहीं हुआ। 1927 भी नहीं, 1930, 1932। तो आपको देखिए 1930 ईस्वी में जो है, तो गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा जो शुरू की थी 1930 में। सटीक आंसर आपको सी हुआ। ठीक है दोस्त, अब देखिए आगे की चीज है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक सूक्ष्म स्पर्श मंडल को क्या कहा जाता है? आपको देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है कि स्थल मंडल, जल मंडल एवं स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के बीच, ठीक है दोस्त, एवं वायुमंडल के बीच, ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के बीच एक सूक्ष्म स्पर्श मंडल को, एक सूक्ष्म स्पर्श मंडल को, एक सूक्ष्म स्पर्श मंडल को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है ना, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के बीच एक सूक्ष्म स्पर्श, यानी एक सूक्ष्म स्पर्श मंडल को क्या कहते हैं? आपको देखिए ऑप्शन है दोस्त, आपको मध्य मंडल, ए में क्या है मध्य मंडल, ठीक है, देखिए बी में है आपको है पारिस्थितिक मंडल, ठीक है, पारिस्थितिक, ठीक है, पारिस्थितिक मंडल, पारिस्थितिक मंडल। सी है आपको, देखिए अधिमंडल क्या है? सी है आपको अधिमंडल, ठीक है। देखिए डी है आपको जीवमंडल,
बीच में क्या है आपको है जीवमंडल, ठीक है ना। तो स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के बीच एक सूक्ष्म स्पर्श को यानी एक सूक्ष्म स्पर्श मंडल को क्या कहेंगे? तो देखिए मध्य मंडल नहीं होगा आपको, पारिस्थितिक मंडल भी नहीं होगा, अधिमंडल भी नहीं होगा। तो आपको देखिए स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के एक सूक्ष्म स्पर्श मंडल को हम लोग जीवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? जीवमंडल, ठीक है। आपको डी ऑप्शन सटीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है फोर्थ, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या है? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, ठीक है। 6वीं शताब्दी के दौरान, 6वीं शताब्दी के दौरान कितने महाजनपद थे? यानी 6वीं शताब्दी के दौरान जो है, ठीक है, कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? ठीक है दोस्त। क्योंकि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है, के समय को हम लोग ईसा पूर्व के नाम से उसको नामकरण देते हैं। तो ईसा पूर्व यानी 6वीं शताब्दी के दौरान कितने महाजनपद थे? ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन है आपको 4, ए में 4 है, देखिए बी में आपको है 8, ठीक है, सी में आपको है 16 एंड डी में है आपको 32, ठीक है दोस्त। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के दौरान जो है आपको, आप एनसीईआरटी के बुक में पढ़े होंगे दोस्त कि आपको 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। मगध हो गया, मत्स्य हो गया, इस टाइप का जो है आपको 16 जनपद थे, ठीक है ना। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के दौरान आपको 16 महाजनपद थे। आपको सटीक आंसर आपको जो है सी होगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आप चलिए, भारत में असमानता किस कारण से है? 5वां क्वेश्चन है कि भारत में, ठीक है ना, असमानता, भारत में असमानता किस कारण से है? भारत में असमानता किस कारण से है? ठीक है, आपको देखिए ए में है आपको, ठीक है, 4 ऑप्शन है, जाति और लिंग। ए में है आपको जाति और लिंग, ठीक है दोस्त। बी में है आपको लोगों के धर्म, ठीक है, क्या है? लोगों के धर्म। देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, आपको 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। आपको नेक्स्ट है आपको दोस्त प्रतिष्ठा, क्या है भैया? प्रतिष्ठा। एंड डी है आपको मौद्रिक स्तर, ठीक है ना, क्या है? मौद्रिक स्तर, ठीक है। तो भारत में असमानता किस कारण से है? आप लोगों ने ये प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़े होंगे कि आपको भारत जो है विविधता में एकता है। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस वाक्य को जो है संबोधित किया है कि हमारे भारतवर्ष जो है विविधता में एकता है, ठीक है ना, ठीक है। डायवर्सिटी इज द यूनिटी, यानी विविधता में भी एकता है। तो आपको भारत में असमानता किस कारण से है भैया? देखिए ए है जाति और लिंग, लोगों के धर्म, प्रतिष्ठा, और डी में है मौद्रिक स्तर। देखिए मौद्रिक स्तर से इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो भारत में असमानता किस कारण से है? तो देखिए भारत में असमानता, भेदभाव जो है आपको जाति और लिंग, ये आपको सटीक आंसर होगा। लोगों के धर्म से मतलब नहीं है, प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है, मौद्रिक स्तर से मतलब नहीं है, यानी भारत में असमानता जो है जाति और लिंग के कारण से है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। भारत में असमानता किस कारण से है? तो जाति और लिंग के कारण से भारत में असमानता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ठोस भाग जहां हम रखते हैं, ठीक है दोस्त, 6ठा क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह ठोस भाग, पृथ्वी का वह ठोस भाग जहां हम रखते हैं,
जहां हम रहते हैं क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है दोस्त, आपको देखिए ए में है आपको वायुमंडल, ठीक है, ए में क्या है वायुमंडल, बी में है आपको जीवमंडल, बी में क्या है भैया जीवमंडल, और सी में है आपको स्थल मंडल, ठीक है ना, सी में क्या है स्थल मंडल, एंड डी में है आपको जल मंडल, जी में क्या है डी में क्या है आपको जल मंडल। ठीक है, तो पृथ्वी का वह ठोस भाग, यानी जैसे हम लोग एक पृथ्वी पर निवास करते हैं, एक मानव प्राणी, तो आपको जल में रहना संभव नहीं है, एकदम आप सभी जानते हैं। तो पृथ्वी का वह ठोस भाग, वह सॉलिड पार्ट जहां हम लोग निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, एकदम इजी है वायुमंडल। वायुमंडल तो आप भली भांति जाते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों जो फैले हुए वायु की जो आवरण है इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जीवमंडल, ठीक है, जीवमंडल भी नहीं होगा, ठीक है ना, स्थल मंडल, जल मंडल, यानी जल मंडल जो जल में रहने वाले जो जलीय प्राणी हुए जलमंडल हो गया। तो पृथ्वी का आपको वह ठोस भाग जब हम रहते हैं दोस्त, ठीक है, वो आपको जो है स्थल मंडल है, क्योंकि ये हम लोग स्थल मंडल में निवास करते हैं, ठीक है ना। तो आपको सटीक आंसर आपको जो है स्थल मंडल हो गया, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, बिल्कुल एकदम जो है आपको जेटेट या सीटेट की 2026 की एग्जाम में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना हो तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा संग्रहित किया है, इकट्ठा किए हैं, ताकि बिल्कुल पीवाईक्यू क्वेश्चन को जो है उसको एकदम बिल्कुल सरल भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि कोई भी एक समान छात्र भी जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन ये संग्रहित किए हुए क्वेश्चन को, ठीक है, उसको खूब अच्छा से स्टडी कर लेता है, ताकि आगामी होने वाले जेटेट सीटेट के जो एग्जाम होने वाली है, ठीक है, उसके क्वेश्चन लेवल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब तक आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को आप माइंड में अच्छे से उसको नहीं समझते हैं सटीकता से दोस्त, तो आपको जो है क्वेश्चन का पैटर्न समझ में नहीं आता है, और लोग जो है एक आसान क्वेश्चन को भी गलत मार कर आ जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। ठीक है, तो आपको विस्तृत रूप से यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को संग्रहित नोट प्राप्त करना है तो हमारे जो ऊपर दिए गए अंकित नंबर आपको जो है 7091412657 पर यथाशीघ्र संपर्क करके आप जो है संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, आप सर्वांगी अपना जो है विकास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर मैं चलता हूं, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल जो है आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सीटेट में आपको जो है 8 to 10% मुश्किल से क्वालिफाई एग्जाम करना है, ठीक है, क्योंकि वे जो है आपको डिप्टी पूर्वक जो है स्टूडेंट स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको 1 घंटे 2 घंटे सुबह शाम पढ़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सीटेट यदि क्वालिफाई होना हो तो उसके लिए, या जेटेट क्वालिफाई होना तो उसके लिए आपको कम से कम दोस्त 8 से 10 घंटा आपको जो है डीप स्टडी करना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को पूरा समझना होगा कि एग्जाम में जो है किस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का जो है बारीकी को समझना होगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपको सीडीपी यानी शिक्षा शास्त्र जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को जो है अच्छा से गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीडीपी से अधिकांश क्वेश्चन आप पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल ये चैनल जो आपकी सेवा के लिए आपको 24 घंटा जो है आपको सेवा में तत्पर है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन आगे की ओर था, चलिए 7 क्वेश्चन नंबर डाल दे रहे हैं दोस्त। ठीक है, आपके क्वेश्चन है एक स्लोप में बड़े पैमाने पर चट्टान मालवा या मिट्टी खिसकने को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्त, देखिए एक स्लोप क्या है भैया, एक स्लोप में बड़े पैमाने पर, एक स्लोप में बड़े
पैमाने पर, ठीक है, एक स्लोप में बड़े पैमाने पर चट्टान, बड़े पैमाने पर, ठीक है दोस्त, चट्टान, ठीक है, मलबा, ठीक है, चट्टान, मलबा या मिट्टी, या मिट्टी, ठीक है, खिसकने, मिट्टी, मिट्टी, ठीक है दोस्त, मिट्टी खिसकने को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है ना। यानी एक स्लोप में, एक ढाल में जो है बड़े पैमाने पर चट्टान, मलबा या मिट्टी खिसकने को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से ऑप्शन उठाया गया है। उसमें देखिए, आपको देखिए पहला ऑप्शन है दोस्त ज्वालामुखी, ठीक है, पहला क्या है भैया, ज्वालामुखी है, ठीक है। आपको देखिए बी है आपको हिम संकलन, ठीक है ना दोस्त, क्या है आपको हिम संकलन, ठीक है, हिम संकलन। आपको सी है दोस्त उत्खनन, उत्खनन। आपको डी है आपको भूस्खलन, भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन, ठीक है ना। यानी एक स्लोप में या एक ढाल में बड़े पैमाने पर जो है चट्टान, मलबा या मिट्टी खिसकने को हम लोग उसको भैया क्या कहते हैं, तो भूस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं, भूस्खलन, या भूस्खलन हो गया। जैसे मान लिया जाए आपको ज्यादा मूसलाधार बारिश हो जाती है, तो आपको पहाड़ पर का जो ऊपर का जो मिट्टी है या चट्टान है आपको खिसक कर नीचे की ओर आ जाता है, तो लोग आपको एक दैनिक जीवन बोलते हैं कि अरे वहां पर भूस्खलन हो गया, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं कि वो भूस्खलन हो गया। यानी भूस्खलन को आपको व्यवहारिक नॉलेज में आपको ज्ञान अर्जित करना है, ठीक है। रटन विद्या बुलंद विद्या होता है, ठीक है। तो एक स्लोप में या एक ढाल में बड़े पैमाने पर आपको चट्टान, मलबा या मिट्टी आपको खिसकने या मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग भूस्खलन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, भूस्खलन कहेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1857 ईस्वी में, ठीक है ना, 1857 ईस्वी में, ठीक है, गदर झांसी की रानी, गदर झांसी की, गदर झांसी की रानी, गदर झांसी की रानी का, गदर झांसी की रानी का जनरल कौन था, जनरल कौन था। 1857 ईस्वी में गदर जो झांसी की रानी जो थी उनका जनरल कौन था भैया। तो देखिए ऑप्शन आपको ए में है दोस्त, ठीक है, आपको है भगत सिंह, क्या है, भगत सिंह। आपको बी में है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। आपको सी में है हैदर अली, सी में क्या है, हैदर अली। और एंड डी में लास्ट ऑप्शन आपको है तांत्या टोपे, ठीक है ना, तांत्या टोपे। आपको देखिए ऑप्शन देखने से भी अनुभव हो जाता है, तो ठीक है ना। तो 1857 ईस्वी में गदर झांसी की रानी का जनरल कौन था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हैदर अली, तांत्या टोपे। तो देखिए 1857 ईस्वी में गदर झांसी की रानी जो है, गदर झांसी की रानी का जनरल आपको तांत्या टोपे थे, ठीक है ना। यानी तांत्या टोपे जो है 1857 ईस्वी के गदर झांसी की रानी का जनरल जो है आपको कौन थे भैया, तांत्या टोपे। कौन थे, जो तांत्या टोपे थे, ठीक है। किसे सामान्यतः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, क्या है, किसे
ठीक है ना, सामान्यतः की से सामान्यतः आधुनिक उद्योग का, ठीक है, की से सामान्यतः आधुनिक उद्योग का, ठीक है, की से सामान्यतः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है, ठीक है, किसे सामान्यतः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है आपको लोहा, दूसरा है भैया स्टील, आपको सी है आपको तांबा, ठीक है, और डी है आपका, डी आपका क्या है, पावर, ठीक है ना। तो किसे समानता आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, तो लोहा, स्टील, तांबा, पावर। तो देखिए आधुनिक उद्योग का मेरुदंड जो है, जो मेरुदंड शब्द है, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड आपको दोस्त देखिए स्टील को कहा जाता है, यानी स्टील जो है समानता आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ। क्या है कि भारत में पहली बार आम चुनाव, भारत में पहली बार क्या है, आम चुनाव कब हुआ था। जब हमारे यानी भारत देश एक स्वतंत्र राज्य बन गया, तो आपको एक संविधान बैठक में आपको जो है आम चुनाव पर चर्चा की गई, ठीक है, कि भारतवर्ष को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए और साथ ही साथ उसके लिए जो है आपको एक चुनाव होना चाहिए, एक कमेटी का गठन किया जाए, ठीक है। तो उसी तरह से आपको भारत में पहली बार आम चुनाव जो है यानी जनताओं का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ये बात है। आपको देखिए है 1955 में, ठीक है दोस्त। आपको नेक्स्ट है आपको 1947, आपको सी है, ठीक है, 1951 और डी है आपको 1950। तो भारत में पहली बार आम चुनाव दोस्त जो है इसमें देखिए 1955 1947 में तक देश आजाद हुआ था, कानून 1950, यानी आपको इसमें सही सटीक आपको 1951 होगा दोस्त, ठीक है ना, सी होगा कि भारत में पहली बार आम चुनाव जो है 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्त। चलिए 11वां क्वेश्चन है आपको, किस मौसम के प्रारंभ के साथ, ठीक है ना, यह किस मौसम के प्रारंभ के साथ, ठीक है, किस मौसम के प्रारंभ के साथ खरीफ फसल होता है। जैसे खरीफ फसल में आपको धान हो गया, मकई हो गया, ठीक है ना, ये खरीफ, ठीक है, किस मौसम के प्रारंभ के साथ खरीफ मौसम होता है, खरीफ मौसम होता है, ठीक है, किस मौसम के प्रारंभ के साथ खरीफ मौसम होता है। देखिए पहला ऑप्शन है दोस्त मानसून, ठीक है ना, पहला क्या है भैया, मानसून। आपका बी जो है जाड़ा, सी है आपका गर्मी, ठीक है ना, सी क्या है भैया, गर्मी, और डी है आपको शरद, ठीक है ना, शरद। तो आपको किस मौसम के प्रारंभ के साथ जो है खरीफ मौसम होता है। तो आपको देखिए खरीफ मौसम जैसे मान लिया जाए हम लोग मक्का का, धान का जो खेती अधिकतर करते हैं वो खरीफ मौसम में करते हैं। तो आपको जो है आपको मानसून का प्रारंभ होते ही हम लोग खरीफ फसल का बुआई करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे भारतवर्ष में जो है जून का प्रथम सप्ताह में आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको जो है मानसून मौसम के प्रारंभ होते ही
खरीफ मौसम आ जाता है, जिसमें हम लोग जो है खरीफ फसलें जो है मक्का धान वगैरह जो है पैदा करते हैं। ठीक है दोस्त, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ठीक है, अंग्रेज सरकार से भारत को आजाद कराने के संग्राम में लोगों के शामिल होने का क्या कारण था? ठीक है ना, तो देखिए अंग्रेज सरकार से भारत को, ठीक है, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज सरकार से भारत को आजाद कराने के संग्राम में, अंग्रेज सरकार से, ठीक है ना, भारत को आजाद कराने के संग्राम में, आजाद कराने के संग्राम में, ठीक है, आजाद कराने के संदर्भ में, ठीक है, आजाद कराने के संग्राम में, ठीक ना, आजाद कराने के संग्राम कर दीजिए ऊपर, ठीक रहेगा, आजाद कराने के, ठीक है, संग्राम में लोगों के, ठीक है ना, शामिल होने के क्या कारण, लोगों के शामिल होने का क्या कारण था, लोगों के शामिल होने का क्या कारण था? ठीक है, अंग्रेज सरकार से भारत को आजाद कराने के संग्राम में लोगों के शामिल होने का क्या कारण था? देखिए पहला आपका है, ठीक है, सभी में समानता, क्या है तो सभी में समानता, ठीक है ना। बी आपका है पैसा कमाना, पैसा कमाना। आपका सी है उपनिवेशीय शासन से मुक्ति, ठीक है ना, उपनिवेशीय, ठीक है, उपनिवेशीय क्या है, उपनिवेशीय शासन से मुक्ति, उपनिवेशीय शासन से मुक्ति, ठीक है। अंग्रेज सरकार से भारत को आजाद कराने के संग्राम में लोगों के शामिल होने, यानी अंग्रेज सरकार से भारत को आजादी कराने के लिए यानी मुक्ति कराने के संग्राम में लोगों के शामिल होने का क्या कारण, लोग कैसे शामिल हुए, किस कारण से लोग एकजुट हुए थे? सभी में समानता था, पैसा कमाना, उपनिवेशीय शासन से मुक्ति। तो देखिए इसमें दोस्त जो है आपको ऐसे एक और ऑप्शन है, आपको निर्णय निर्धारण में हिस्सेदारी, ठीक है। तो इसमें आपको जो है अंग्रेज सरकार से भारत को आजाद कराने के संग्राम में लोगों के शामिल होने का कारण आपको जो था सभी में समानता उतना नहीं था दोस्तों, ठीक है ना, उपनिवेशीय शासन से मुक्ति भी नहीं था। आपको देखिए कुछ न कुछ आपको यही ऑप्शन है, ऐसा करना, यानी लोगों का एक, ठीक है ना, लोगों में यह क्या है, लालच की भावना था कि जब अंग्रेज सरकार से भारत को जब मुक्ति मिल जाएगी, आजादी जब मिल जाएगी, तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपने आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को मजबूत आसानी से कर लेंगे। तो लोगों के शामिल होने के कारण था आपको दोस्त की पैसा कमाना, ठीक है। सटीक आपको बी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है दोस्त। चलिए आगे है आपको कि समाज शास्त्र में शिक्षण और ज्ञानार्जन शक्तिशाली होते हैं जब वे निम्न तरह के होते हैं, सिवाय चुनौतीपूर्ण और संकीर्ण, अर्थपूर्ण, कठिन और भ्रामक। यानी कठिन और भ्रामक के बजाय जो समाजशास्त्र में शिक्षण और ज्ञानार्जन शक्तिशाली होते हैं, ठीक है दोस्त। तो देखिए आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके और चल रहा हूं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर आपको 13 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको मैं थोड़ा रिप्लेस कर दे रहा हूं, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपको 2012 के रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि जब तक देखिए पीवाई के क्वेश्चन का आप अच्छा से क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को अच्छा समझ नहीं लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न जो है आपको जेटेड टू सीटेड में समझ में नहीं आ पाते हैं, ठीक है।
चलिए बिल्कुल है। और विस्तृत रूप से यदि दोस्त जेटेट या सीटेट 2026 में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना चाहते हैं तो इस चैनल का बहुत सी स्ट्रेटजी है, बहुत से तरीका बताया गया है इस चैनल पर। ठीक है, बहुत से पीडीएफ जो है डाले जा रहे हैं कि किस रणनीति से, किस स्ट्रेटजी से बच्चे जो है पढ़े कि आगामी आने वाले सीटेट या जेटेट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो। उसके लिए आपको जुड़ना हो तो देखिए ऊपर दिया गया जो अंकित नंबर है दोस्त, ठीक है, आपको ये नंबर जो है आपको 7091412657 पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके आप जो है बिल्कुल पीवाईक्यू क्वेश्चन और मॉडल सेट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और एनसीईआरटी बुक का बिल्कुल हस्तलिखित नोट जो है तैयार किया गया है। दोस्त आप बिल्कुल जो है इसको आप रिसीव करके आप अपना तैयारी जो है कर सकते हैं, क्योंकि जो है जब एग्जाम नजदीक आ जाती है तो बहुत से बच्चों में घबराहट पैदा हो जाता है कि कौन से बुक हम पढ़ें कि हमको क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में टच करे। ठीक है दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से पीवाईक्यू क्वेश्चन का बिल्कुल जो है क्वेश्चन सेट तैयार किया गया है और आगामी आने वाले संभावित प्रश्नों का भी जो है एक क्वेश्चन का नोट जो है तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 30 नंबर, आपको न्यायपालिका का कार्य क्या है। ठीक है ना, क्या है भैया, न्यायपालिका, न्यायपालिका का कार्य क्या है। न्यायपालिका का कार्य क्या है, पहला है आपको देखिए विवाद समाधान, विवाद समाधान। आपका बी है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। आपका सी है कानून बनाना, कानून बनाना। और डी है आपको कानून मौलिक अधिकारों को लागू करना। डी क्या है, आपको नीचे कर देने वहां स्पेस नहीं है, ठीक है ना। डी है आपको कानून और मौलिक अधिकारों को, कानून और मौलिक अधिकारों को, ठीक है, लागू करना। ठीक है दोस्त, यानी न्यायपालिका का क्या कार्य है, तो न्यायपालिका का कार्य है, देखिए पहला में है विवाद समाधान, दूसरा है न्यायिक समीक्षा, ठीक है, सी है कानून बनाना, डी है आपको कानून और मौलिक अधिकारों को लागू करना। तो आपको न्यायपालिका का यह काम नहीं है कि मौलिक अधिकार को लागू करना, मौलिक अधिकार का लागू करना जो है हमारे भारतीय संविधान का वह काम है। ठीक है ना, तो इसमें आपको न्यायपालिका का कार्य है आपको विवाद समाधान, न्यायिक समीक्षा यानी कानून बनाना, यानी न्यायपालिका का मतलब ही होता है कानून बनाना। यानी न्यायपालिका का वर्क क्या है, फंक्शन ऑफ न्यायपालिका का वर्क क्या है, तो कानून बनाना। यानी 13 का आपको 13 का आपको सी जो है सटीक आंसर आपको बैठेगा कानून बनाना। यानी न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, कानून बनाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपको किस सुधारक ने, 14वां नंबर क्वेश्चन है कि किस सुधारक ने, किस सुधारक ने विधवाओं को, किस सुधारक ने, ठीक है, विधवाओं को, विधवाओं के जीवन को बदलने का जिम्मा लिया, विधवाओं के जीवन को, ठीक है दोस्त, विधवाओं के जीवन को बदलने का जिम्मा लिया। ठीक है, किस सुधारक ने विधवाओं के जीवन को बदलने का जिम्मा लिया, जिम्मा लिया। ठीक है ना, तो देखिए पहला ऑप्शन है दोस्त, इसमें ए में है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। आपका बी होगा आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या भैया, सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सी है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डी है दोस्त बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, यानी की सुधारक ने, की समाज सुधारक ने विधवाओं के जीवन को बदलने का जिम्मा लिया था। आपको देखिए राजा राम मोहन राय ने लिए थे, यानी राजा राम मोहन राय ने जो है आपको प्राचीन काल में जो औरतें विधवाएं हो जा रही थी, तलाक हो जा रही थी जिन महिलाओं को, तो उनको जो है पुनर्विवाह यानी कराने की जिम्मा जो है आपको राजा राम मोहन राय ने लिए थे कि विधवाओं को पुनर्विवाह कराया जाए, ठीक है, ताकि उनको जो किसी तरह की कोई परेशानी न हो, ठीक है। तो आपको राजा राम मोहन राय ने जो है विधवाओं के जीवन को बदलने का जिम्मा लिए थे, ठीक है। आपको ये आपको सही ऑप्शन हुआ, ठीक है दोस्त। आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। पृथ्वी का वह क्षेत्र, ठीक है, क्या है भैया, पृथ्वी का वह क्षेत्र, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां ठीक है, जहां क्या है, अधिकतम गर्मी होती है, जहां अधिकतम गर्मी होती है, यानी पृथ्वी का वह क्षेत्र, ठीक है, जहां अधिकतम गर्मी होती है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। आपको देखिए ए में है आपको, ठीक है, ए में है शीत कटिबंध, ए में है आपको शीत कटिबंध, आपको बी में है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और सी में है आपको उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, एंड डी में है मध्यम कटिबंध, ठीक है ना, मध्यम कटिबंध, ठीक है। तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां अधिकतम गर्मी होती है, पृथ्वी का वैसे क्षेत्र जहां पर अधिकतम गर्मी महसूस होती है, तो वैसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तो वैसे क्षेत्रों को हम लोग जो है उष्ण कटिबंध करते हैं। क्या करते हैं भैया, उष्ण कटिबंध करते हैं, यानी उष्ण कटिबंध में जो है, ठीक है, गर्मी ज्यादा जो है होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के शहर लगभग कितने बरस पहले विकसित हुए थे। तो आज से आपको जो है 4700 वर्ष पहले जो है हड़प्पा शहर का विकास हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था भैया, तो आपको जो है हड़प्पा शहर लगभग कितने वर्ष पहले विकसित हुए, तो आपको 4700 वर्ष पहले, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसीलिए इसको मैं टॉपिक में कर दे रहा हूं कि आपको 4700 वर्ष पहले, इसको आप ऐसे ही आपको याद कर लीजिएगा कि 4700 वर्ष पहले हड़प्पा नगर, ठीक है ना, 4700 पूर्व जो है, ठीक है, तो हड़प्पा नगर विकसित हुआ था, ठीक है ना, विकसित हुआ था। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। 4700 वर्ष पहले पूर्व हड़प्पा नगर विकसित हुआ था, ठीक है। और आपको विस्तृत रूप से आपको सीटेड डेटेड में अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना हो, इस चैनल के माध्यम से स्ट्रेटेजी जो है बहुत बताया जा रहा है कि बच्चे जो है कम समय में
अच्छे मार्क्स जो है किस स्ट्रेटजी अपनाकर वे लाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है ये संपर्क सूत्र जो है 7091412657 पर यथाशीघ्र संपर्क करके आप संपूर्ण जेटेट सीटेट 2026 के आप फुली एग्जाम को प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्त, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।